अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हमें इंतहाई अहम मौजू पर बात करनी है। ये मौजू अहम इसलिए है कि ये मुझे, आपको और हम जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता रहा है, बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ जी कुछ लोगों की जानिब से फैलाई जाने वाली फ़ेक न्यूज़ की, गलत ख़बरों की, इनफैक्ट जिनको हम बहुत अरसे से अफवाहें कहते चले आ रहे हैं। जो लोग ये अफवाहें फैलाने के माहिर होते हैं, अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये लोग जब सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो फ़ेक न्यूज़ की सूरत में ऐसी अफवाहें फैलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। सियासत की बात कर लीजिए, जंग की बात कर लीजिए, किसी फैलती हुई वबा जैसे कि कोविड-19 है, इसकी बात कर लीजिए। सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और जी जो एक रिपोर्ट जारी हुई है वो ये ज़्यादा बता रही है कि जो असल न्यूज़ होती है, हकीकी ख़बर होती है, उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो फ़ेक न्यूज़ है वो 6% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। बहुत सारे लोग किसी असली खबर को किसी से शेयर कर रहे हों ना कर रहे हों, किसी हकीकत को किसी से शेयर कर रहे हों ना कर रहे हों, लेकिन फ़ेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है। अब फ़ेक न्यूज़ क्या हो सकती है बहुत सारी जगहों पर, जैसे आप कोविड-19 की बात कर लीजिए। सभी जानते हैं कि इस बीमारी ने, इस वबा ने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बहुत सारे लोगों की सेहत मुतासिर हुई है, बहुत सारे लोग, लाखों में जिनकी तादाद बताई जाती है, वो अपनी जान से चले गए हैं। लेकिन फ़ेक न्यूज़ क्या फैलाई गई कि जी इस बीमारी का तो कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोग डर की वजह से वैक्सीन लगवाएं और उस वैक्सीन के ज़रिए लोगों की जान ली जा सके। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके बाजू में जहाँ भी आपको ये लगाया जाता है इंजेक्शन, वहाँ पर एक सिम आपकी बॉडी में आ जाती है और उस सिम के ज़रिए ये लोग आपकी जो लोकेशन है वो ट्रेस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें रोज़ाना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारी हो रही होती हैं। हम लोग बात करने से पहले, बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमारे मुंह से निकली हुई एक बात, हमारा कहा हुआ कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला किसी को किस हद तक मुतासर कर सकता है, किसी का किस हद तक दिल दुखा सकता है और किस हद तक किसी की लाइफ को तबाह बर्बाद कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सियासत के मैदान में भी होती हुई देख रहे हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी में आज हमें गूंज सुनाई दीजिए फ़ेक न्यूज़ की। पहले भी बहुत ज़्यादा बात होती रही है नून लीग को लेकर इस हवाले से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब जो हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है। उन्होंने कहा है कि इदारों के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई हो रही है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है जी, किसी किस्म की बर्दाश्त जो है वो नहीं दिखाई जाएगी, बर्दाश्त दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन ट्विटर हैंडल से, जिन फेसबुक अकाउंट से इदारों के ख़िलाफ़ ये हर्जा सराई की जा रही है उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इन लोगों की शनाख्त कैसे हो। ये तो चलें, इसमें साइबर क्राइम हमारी जो महकमे हैं इसको लेकर, इससे रिलेटेड जो हैं हमारी FIA जो है, दीगर जो महकमे हैं वो इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं और आप जो यही नहीं जान पाते बाज़ औक़ात कि सही न्यूज़ कौन सी है और फ़ेक न्यूज़ कौन सी है, इस पर अब हमें कैसे और क्या करने की ज़रूरत है कि हम इसमें निशानदेही कर पाएँ, या हमें कौन बताएगा कि ये जो खबर आप तक इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आई है, ये सोशल मीडिया पर आई है, ये बिल्कुल फ़ेक है, इस पर आपने यकीन नहीं करना है। असल खबर, असल हकीकत ये है, इसमें फ़र्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, आम आवाम के लिए। नाज़रीन, इस पर पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये जो फ़ेक न्यूज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इन तमाम सवालात के जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है। इसी के साथ चलना दुनिया का अहम नुक्ता है, लेकिन इसी अहम नुक्ते से कई मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मोबाइल फोन ने एक तरफ फासले को कम कर दिया, वहीं अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो अपने घर में ही दूरी पैदा कर दी है। इसी एक डिवाइस की वजह से कई और मसाइल ने भी जन्म लिया हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए हमें एक तरफ बहुत सी अहम मालूमात मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ मालूमात के साथ साथ हम प्रोपेगेंडे का भी शिकार हो रहे हैं। दुनिया के किसी कोने से कोई भी पोस्ट शेयर हो जाती है, उसी को उठाकर हम बगैर तस्दीक किए आगे शेयर कर देते हैं। गुज़िश्ता साल जाली खबरों पर होने वाली तहकीक के बाद
माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि जाली खबरें बहुत तेजी से और बहुत दूर तक फैलती हैं, यहाँ तक कि सही खबरें भी इनके सामने खत्म हो जाती हैं। इस तहकीकात में ये भी इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता 10 बरसों में अंग्रेजी जुबान में 30 लाख अफराद की 1.25 लाख से ज्यादा ट्वीट्स पर तहकीक के बाद मुहक्किकीन का दावा है कि जाली खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। पाकिस्तान में जहां सोशल मीडिया बर वक्त मालूमात की फराहमी का जरिया है, वहीं फेक न्यूज की भरमार है। यहाँ पाक फौज से सुबकदोश होने वाले आला अफसरान के नाम से भी जाली अकाउंट्स बनाए गए। इन जाली अकाउंट से खास बयानिया बनाया जाता और फिर उन्हें इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कौमी असम्बली के इजलास में भी फेक न्यूज की गूंज सुनाई दी। रुकने असम्बली नूर आलम खान ने सवाल किया कि इदारों के खिलाफ ट्विटर और फेसबुक पर मुहिम चलाई जा रही है, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम का पैमरा FIA और वजारत इत्तलात ने सख्ती से नोटिस लिया है। पैमरा के अंदर और वजारत इत्तलात के लेवल पे, FIA के लेवल पे और PTA के लेवल पे ज़ीरो टॉलरेंस है कि कोई भी अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जिसको आइन बार करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, अगर आप उसकी एक रेड लाइन को अबूर करें, उसके ऊपर एडवाइजरीज भी जारी हो चुकी हैं, वार्निंग्स भी जारी हो चुकी हैं और प्रोग्रामिंग के ऊपर भी इस तरह का जब कंटेंट होता है तो उसके ऊपर भी फ़ाइन है और उसके बाद उस चैनल को बैन करने का पूरा एक लॉ मौजूद है। मुहिम के खिलाफ जाली अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर ज़ीरो टॉलरेंस है। जिन ट्विटर हैंडल से इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई, उनके आइन और कानून के तहत कार्रवाई होगी। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन को काबिल एतबार खबर और फेक न्यूज को अलग करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसी मौजू पर DW कई मज़ामीन शाया कर चुका है। फेक न्यूज अमूमन फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट के जरिए सारिफीन तक पहुंचती है। किसी खबर के दुरुस्त या गलत होने की जांच के लिए कुछ पैमाने समझने जरूरी हैं। पहला ये कि इस खबर का मंबा क्या है या कोई बात कहने वाला है कौन। दूसरा ये क्या कि ये खबर मुमकिन भी है या क्या कही जाने वाली बात की कोई मंतक बनती है और मेरे ये खबर आगे शेयर करने से फायदा किसे होगा। व्हाट्सएप जैसी मैसेंजर सर्विसेज के जरिए झूठी और मनगढ़ इतलात फैलाना एक और तरीकाकार है। ब्राजीलियन इंतखाबात में व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज के फैलाव का गैर मामूली तरीकाकार देखने में आया। इंतहाई जरूरी है कि किसी फॉरवर्ड मैसेज या किसी और टेक्स्ट को दुरुस्त मानने से कबल इस पर गहरी निगाह डालें और इस सिलसिले में अहम सवाल ये उठाएं कि क्या कही जाने वाली बात या दिखाई जाने वाली तस्वीर वाकई हकीकी भी है। किसी इत्तला या खबर की सूरत में किसी बाकायदा इदारे या ओहदेदार के जरिए इस इत्तला के बाएतबार होने की तस्दीक करें। इससे जाली खबरों को रोकने फैलने से रोका जा सकता है। वैसे तो इन फेक न्यूज़ को रोका जाना चाहिए, लेकिन होता यह है बदकिस्मती से कि इनको और ज़्यादा वायरल किया जाता है, और ज़्यादा फैलाया जाता है और बहुत से लोग बगैर सोचे समझे ऐसी चीज़ों पर कमेंट भी कर देते हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग खुद को बहुत पढ़ा लिखा, एजुकेटेड कहते हैं। खैर जी, इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है। इदारे हमारे काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे अरेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन मुझे और आपको ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते इसका सबूत भी देना है कि जी हम भी अपनी जो हुकूमत है, इंतज़ामिया है, इस मसले पर एटलीस्ट उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर हम ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं और उसके बाद उनको आगे फैलाते हैं। बहरहाल जी, अभी हमें आपको एक और अहम खबर देनी है। अहम खबर यह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन कर रहे हैं जी दौरा जनूबी कोरिया का, और जनूबी कोरिया का दौरा जब वो कर रहे होंगे तो बात किस पे हो रही होगी? ऑब्वियसली बात हो रही होगी जी शिमाली कोरिया के हवाले से। और इस दौरे के दौरान जब सदर जो बाइडन सियोल पहुँचे हैं, जहाँ वो जनूबी कोरियन हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे, बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, बहुत सारे मामलात डिस्कस हो रहे होंगे, तो इनके इस दौरे से पहले ही ये चीज़ शुरू कर दी गई थी कि शिमाली कोरिया के खिलाफ जनूबी कोरिया ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि शिमाली कोरिया बहुत हद तक जो उस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए वो कर रहा है। बहुत बार हम भी इसी प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि शिमाली कोरिया बहुत सारी पाबंदियों के बावजूद बहुत सारे मिसाइल तजुर्बात जो है वो कर रहा होता है। इन मिसाइल तजुर्बात पर जहाँ जनूबी कोरिया को इतराज़ात होते हैं, वहाँ अमेरिका को भी होते हैं, दीगर ममालिक को भी होते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि शिमाली कोरिया ऐसा करे। लेकिन अब
شمالی کوریا جو ہے اس کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے امریکی رہنما جو ہیں وہ اتوار کے روز ٹوکیو پہنچیں گے. امریکی صدر، امریکی پریزیڈنٹ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور جو کواد سیکیورٹی ڈائلاگ ہے اس ڈائلاگ کے جو رہنما ہیں جو اس ڈائلاگ کے اندر شامل ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے. لیکن جی یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب شمالی کوریا اپنی جوہری سرگرمیوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ بزی دکھائی دیتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے. پابندیوں کے بارے میں تو خیر وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے، الٹا وہ کرتے کیا ہیں، ان کے رہنما کے بہت سارے ممالک کو بہت اوپنلی تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہے ہیں. امریکی صدر کا یہ جو دورہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ واشنگٹن، جاپان، جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے حوالے سے اس اہم دورے کے دوران جو بہت سارے خدشات کا اظہار کر رکھا ہے اس کو خاص طور پر ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہی اس کا لب لباب ہے. پہلے اس پہ ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر جی انور اقبال صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. امریکی صدر جو بائیڈن ایشیائی ملکوں کے دورے پر ہیں، جہاں وہ سب سے پہلے جنوبی کوریا پہنچے ہیں. ان کا طیارہ شام کو ساؤ کے جنوب میں واقع اوسان ایئر بیس پر اترا. صدر جو بائیڈن کے دورے کا مقصد روس یوکرین جنگ کے تناظر میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے تعلقات کو فروغ دینا ہے. ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب شمالی کوریا اپنی جوہری سرگرمیوں اور چین اپنے توسیع پسندانہ اقدامات میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بائیڈن کے دورے کا اہم مقصد سیکیورٹی کی صورتحال ہے. صدر جو بائیڈن کے دورے سے قبل امریکی قومی سلامتی کی مشیر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جب کوریا یا جاپان میں ہوں گے تو شمالی کوریا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کر سکتا ہے. اس طرح کی ممکنہ اشتعال انگیزی کی اطلاعات ہیں. اس طرح کے حالات کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا رواں سال اب تک 16 میزائل تجربات کر چکا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر میں ملاقات کے دوران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری کے حوالے سے شمالی کوریا کی سرگرمیاں بھی دونوں دارالحکومتوں میں بات چیت کا موضوع ہوگا. امریکی رہنما اتوار کے روز ٹوکیو پہنچے گی، جہاں وہ جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور کواد سیکیورٹی ڈائلاگ کے رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنانے کے انتہائی خواہاں ہیں. واشنگٹن ٹوکیو سے تائیوان کے استحکام کو یقینی بنانے کی اپیل کرے گا. ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ میٹنگ کے اختتام پر جو مشترکہ بیان جاری کیا جائے گا اس میں خطے میں چین کے توسیع پسندانہ مقاصد کے تدارک کے لیے مشترکہ کوششوں کا عہد شامل ہوگا. بالکل جی، جو چین اپنے توسیع پسندانہ اقدامات کر رہا ہے اس خطے کے اندر ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اب چائنا سے کیا پرابلمز ہیں امریکہ کو، آج کے اس پروگرام میں وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے یہ جو جنوبی کورین ہم منصب ہیں ان سے ان کی جو ملاقات ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس پہ میں بات کر لیتی ہوں. انور اقبال صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم انور صاحب. وعلیکم السلام. انور صاحب کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے. انور صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، امریکی صدر جو بائیڈن ایشیائی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، مذاکرات وہ کر رہے ہوں گے خاص طور پر جنوبی کورین ہم منصب سے، لیکن مقصد ان کا یہ ہے کہ شمالی کوریا کو جو اقدامات وہ بہت عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے اس میں روک سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گا اس دورے سے؟ دیکھیں، کامیابی کو آواز آپ کی مجھے یہ لگ رہا ہے کامیابی کو ڈیفائن کرنا آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہی ہوں، پلیز دوبارہ سے. بہتر ہے آپ کنٹینیو کیجیے گا اگر آپ کو بہتر آ رہی ہے آواز. لائن ڈراپ ہوئی ہے جی، تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں، تب تک پروڈیوسر میرے جو ہیں وہ ان کو ملاتے ہیں دوبارہ سے. انور اقبال صاحب کو، جو بائیڈن کی ہم بات کر رہے ہیں، امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ اس رپورٹ کے آخر میں جو آپ نے ایک جملہ سنا کہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چین کو اس کے توسیع پسندانہ اقدامات سے روکنے کی بھی کوشش کریں گے. اب یہ ایک بڑی اہم خبر ہے. آپ جانتے ہیں کہ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ نہ صرف اس خطے میں جو بہت سارے ممالک ہیں ان سے اپنے تعلقات کو بڑھاوا دے،
بہتر تو ہیں ہی اس کے تعلقات بہت سارے ممالک سے آلریڈی، لیکن وہ ان تعلقات کو بڑھانا چاہ رہا ہے، مزید مضبوط کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں کبھی بھی چائنا کی جانب سے کوئی تخریبی اقدامات جو ہیں وہ نہیں دیکھنے میں آئے ہیں، بلکہ چائنا کر کیا رہا ہے؟ چائنا یہ کر رہا ہے کہ ان ممالک کے اندر انویسٹ کر رہا ہے. ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، یہاں پر سی پیک کا منصوبہ جاری ہے، بہت بڑا یہ منصوبہ ہے، اس کے ذریعے مختلف موٹر ویز بنائی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پر بہت سارے بزنس ہبز بنائے جا رہے ہیں، پاکستان کو بہت سارے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سڑکوں کو لے کر بات کر لیجئے، میں اور آپ جب خاص طور پر رحیم یار خان یا اس طرف کے علاقوں کو جاننا چاہیں تو ہمیں ایک بہت وسیع اور بہت خوبصورت موٹر وے جو ہے وہ بنی ہوئی وہاں پر دکھائی دیتی ہیں. تو یہ کس کے مرہون منت ہے؟ یہ سی پیک کے مرہون منت ہے. لیکن یہ صرف یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، بہت سارے اور ممالک کے اندر بھی چائنا کی طرف سے انویسٹ کیا جا رہا ہے، تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اس پر خدشات جو ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ خدشات کیا ہیں جی؟ کہاں تک صحیح ہیں، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے تدارک کے لیے امریکہ جو کر رہا ہے اس پر چائنا کا ری ایکشن آئے گا نہیں آئے گا؟ اس پہ میں انور صاحب سے ضرور بات کروں گی، لیکن پہلا سوال انور صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہی ہے کہ یہ جو امریکہ جنوبی کوریا سے سیکورٹی مذاکرات کرنے جا رہا ہے، کیا اس سے اس کو توقعات ہیں؟ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے امریکہ اس سے؟ جنوبی کوریا جو ہے ایک قریبی امریکی حلیف ہے، اور ایک پوری ہسٹری ہے اس کے پیچھے. کورین وار دیکھ لیں، اور وہاں سے پھر جو سوویت بلاک اور چائنیز بلاک ہے ان کے ساتھ جی امریکہ کا جو تصادم رہا ہے، اس والے سے جنوبی کوریا سے انگیجمنٹ، جاپان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ، تو وہ ایک حلیف ملک ہے جس کو ظاہر ہے کہ امریکہ بارہا جا کے امریکی حکام جاتے ہیں، صدر دورے کرتے ہیں، ان کے صدر یہاں آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بارہا یقین دانی کرائی جاتی ہے کہ اس کانفلکٹ میں، جو کانفلکٹ آپ کا شمالی کوریا کے ساتھ ہے، اس میں امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ اب بھی کھڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی کوریا جو ہے وہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا جو تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ایک دوسرے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین پہ بھی کلیم کرتے ہیں، کیونکہ کسی زمانے میں دونوں ایک ملک کے دونوں طرف کے عوام میں ایک شدید خواہش ہے ری یونیفیکیشن کی. تو وہ سارے سلسلے میں جو اکثر امریکہ کو یقین دہانی کرنی پڑتی ہے جنوبی کوریا کو، اور یہ جو دورہ ہے اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. مگر اس میں ایک ذرا فرق اب اس طرح آ گیا ہے کہ اس وقت جو موجودہ امریکی حکومت جو ہے وہ بہت ایگریسولی چین اور روس دونوں کو پرسو کر رہی ہے اس خطے میں اور دیگر خطوں میں. دنیا میں آپ دیکھیں یوکرین میں جو جنگ کے حوالے سے جو امریکہ نے خاص ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے. اسی طرح چائنا کے خلاف دیکھو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، انڈو پیسفک الائنس بنایا ہے جس میں انہوں نے ایک اہم رول دیا ہے انڈیا کو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، روس بھی اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، اور امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روس اور چین مل کے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پہ اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر امریکہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور امریکہ جہاں بھی ممکن ہو اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب امریکہ ایسا سمجھ رہا ہے اور اتوار کو ٹوکیو میں سیکیورٹی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں صدر جو بائیڈن ہیں جنوبی کورین ہم منصب سے مل رہے ہوں گے، جاپان سے ان کی ملاقات طے ہو چکی ہے، بھارت کے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا سے جاپان کو پرابلم ہے، جنوبی کوریا کو پرابلم ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں سر، جس پر آپ ابھی خود گفتگو فرما رہے تھے، کہ بیجنگ کے جو تائیوان سے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، یہ جو تعلقات ان دونوں ممالک کے اندر بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر رشیا اور اس کے درمیان جو تعلقات ہیں چائنا کے درمیان، اس سے بہت زیادہ امریکہ کو پرابلمز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیکورٹی اجلاس میں کوئی نئی حکمت عملی سامنے آ سکتی ہے ان چیزوں کو لے کر، چائنا اور رشیا کو لے کر، اور پھر جاپان، جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے معاملے کو لے کے سر؟ لیکن بڑی ڈکلیئرڈ امریکن پالیسی ہے. امریکہ جو چائنا کا گروئنگ انفلوئنس ہے، چائنا جس طرح اپنے اثر و نفوذ میں اضافہ کر رہا ہے اس کو امریکہ پسند نہیں کرتا. امریکہ یہاں تک کہ جو چائنا کی جو ایک پالیسی ہے جس کے تحت چائنا پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو بھی امریکہ پسند نہیں کرتا. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اقتصادی ترقی کے راستے
چین جو ہے اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے، جس طرح کے پہلے ماضی میں مغربی قوتوں نے کیا. اور لیکن چونکہ اس وقت ڈومیننٹ فورس جو ہے وہ امریکہ ہے، تو وہ تو ظاہر نہیں چاہے گا کہ جو ایک جانا پہچانا راستہ ہے اکنامک انویسٹمنٹ کا ترقی کے نام پہ اور مختلف ذرائع سے چین یا روس اپنے اثرات بڑھائے اور امریکہ کو کاؤنٹر کرے. اب رشیا کو تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یوکرین میں ایسا الجھا لیا ہے جس سے مستقبل قریب میں نکلنا مشکل ہوگا. وہ جنگ الجھ گئی ہے، اب اس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا. لیکن چین اب تک بڑی ہوشیاری سے کسی ایسی لڑائی میں اپنے آپ کو ملوث ہونے سے بچاتا رہا ہے. تو اس لیے چین کو ڈپلومیٹیکلی جو ہے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ چین کو آپ دیکھیں، چین کبھی بھی کسی بھی محاذ سے، ایون سیاسی محاذ سے ایک حد تک امریکہ کے مخالف جاتا ہے، لیکن جہاں بات سیریس ہوتی ہے، کانفلکٹ کی تک بات پہنچتی ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چین اب بھی اس بات کو اوائڈ کرے گا، کانفلکٹ نہیں لے گا، اور امریکہ کے لیے چین سے ڈیل کرنا زیادہ دشوار ہوگا بنسبت رشیا کے، کیونکہ رشیا نے وہ غلطی کر دی جو امریکہ چاہتا تھا. چین ایسی غلطی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا صحیح ہے انور صاحب، جب ہم رشیا کی بات کرتے ہیں نا تو بھارت کا ذکر کرنا ضرور بنتا ہے، کیونکہ وہ اس سیکیورٹی میٹنگ کے اندر شامل بھی ہوگا. بھارت سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر، اور امریکہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ بھارت کر کیا سکتا ہے انفیکٹ، کیونکہ وہ بھی جس طرح سے جب امریکہ اور رشیا کے درمیان بات ہوتی ہے تو اس کی جانب سے بھی کچھ ایسا رویہ سامنے آتا ہے جیسے ابھی ہم چائنا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیے نا، بھارت کے لیے بھی چین ایک خطرہ ہے نا، بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بھارت کا جو خاص ایک رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ سب کے سامنے واضح ہے. بھارت جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خطے میں، جنوبی ایشیا میں، نہ صرف وہ یہ کہ سب سے بڑی قوت ہے بلکہ وہی ایک قوت ہے، اور باقی دوسرے ممالک کا رویہ بھارت کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے نیپال کا ہے، جیسے بنگلہ دیش کا ہے، کہ نہیں آپ اس کو ایک میجر طاقت مان کے اور اس کے ماتحت ہو کے آپ خطے میں اس کی سرداری کے تحت کام کریں. تو اس میں جو پاکستان کو اس معاملے میں جو مدد ملتی ہے وہ چین سے ملتی ہے، جس کو بھارت میں پسند نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ چین جو ہے بھارت سے بڑا ملک ہے، آبادی میں بھی، معاشی طور پہ بھی بھارت سے بہت بڑا ہے، فوجی اعتبار سے بھی بھارت مضبوط ہے. تو بھارت چین کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور بھارت جو ہے کسی زمانے میں روس کے جو اس سے قریبی تعلقات تھے اس کے ذریعہ نیوٹرلائز کرتا تھا چین کو، کیونکہ چین اور بھارت کی، روس کے چین میں بھی انفلوئنس ہے. لیکن اب جو امریکہ نے براہ راست بھارت کی مدد کرنی شروع کی ہے، تو اب جو بھارت جو ہے وہ برابری کے مقابلے میں آ کے چین کے انفلوئنس کو سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنا رول بڑھایا ہے. پیسیفک ریجن میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی بھارت اپنے آپ کو اس پورے خطے میں ایک میجر پلیئر کے طور پر پروجیکٹ کر رہا ہے. ایک بڑی اکانومی بھی اپنی بنا رہا ہے جو کہ تقریباً بن بھی چکی ہے. تو اس سارے سلسلے میں بھارت کے لیے ظاہر ہے امریکی امداد جو ہے وہ بڑی ایک ویلکم چیز ہے، اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، بڑی آبادی کا ملک ہے، تیزی ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی چین کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے میں امریکہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اب یہ جب میٹنگ ہو رہی ہوگی تو کوشش کریں گے انور صاحب آپ سے دوبارہ بات کریں منڈے کو، کیونکہ سنڈے کو یہ میٹنگ ہونے والی ہے، اور آپ کا تجزیہ دوبارہ سے جانیں جو بھی اس میں حکمت عملی سامنے آتی ہے. بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. انور اقبال صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جی جس طرح سے اس خطے کے اندر بہت ساری جگہوں پر ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح سے ایک ٹینشن اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں، اور وہ ٹینشن ہے جی شدید تر ہوتے ہوئے موسم کو لے کر، جس کی شدت بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. گرمی کی میں بات کر رہی ہوں. پاکستان میں، بھارت میں، ہمارے ارد گرد کے ممالک میں یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں گرمی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بھارت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپریل اور مئی کی بات کر لیں، موجودہ اس مہینے کی بات کر لیں، تو درجہ حرارت 122 سال تک اتنا نہیں رہا ہے جتنا اب ہوا ہے. اور اگر پاکستان میں بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے مئی میں اور اپریل میں جو درجہ حرارت رہا ہے اس نے گزشتہ 61 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اب یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ روز ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گرمی بہت بڑھ گئی ہے، گرمی بہت پڑ رہی ہے، درجہ حرارت بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ تو ہم ہر سال ایک دوسرے کو کہتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جی پاکستان میں گزشتہ 61 سال میں کبھی اتنی زیادہ گرمی، اتنا زیادہ درجہ حرارت نہیں رہا ہے. ماہرین یہ بتا رہے ہیں جتنا
इस साल अभी गुज़श्ता 2 महीनों से अचानक से बढ़ गया है। भारत में भी इसने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं, लेकिन सिर्फ हमारे ख़त्े में ऐसा नहीं हो रहा है कि चाइना है, दीगर ममालिक हैं, वो मुतासिर हो रहे हों। ये जो चीज़ें हैं ये अमेरिका में भी हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिका की मगरबी रियासतें हैं वहाँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको बंद करना पड़ गया है, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? कहा यह गया कि चूँकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, लोगों के लिए आना यहाँ पर मसला है, इसलिए बेहतर यह है कि इन सेंटर्स को बंद कर दिया जाए। अफ्रीका की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि पहली जो ज़रई अराज़ी है वो बहुत ज़्यादा कम थी, पानी की यहाँ पर हमेशा किल्लत रही है, लेकिन अब ये जो बहुत बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है ये भी इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ की ज़मीन के बंजर होने में, यहाँ जो ज़रई पैदावार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाती थी उसके ना होने में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है ये मौसम। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ भूख जो है, अफलास जो है और ये जो बढ़ता हुआ कहत है ये बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। लेकिन क्या वजह है? नाज़रीन के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी रिपोर्ट में ये कह रही है कि रवां सदी के दौरान जनूबी एशियाई ममालिक में गर्मी की लहर जो है वो और बढ़ सकती है, अमेरिका के अंदर सूरत हाल और ख़राब हो सकती है, अफ्रीका में मामलात बिगड़ सकते हैं। इसकी वजह क्या है? वजूहात और सारी डिटेल्स जो है हमने एक रिपोर्ट में समोई हैं, आपको दिखाएंगे। आती है। बिल्कुल जी, गर्मी की लहर बढ़ती चली जा रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का रुख कर लेते हैं, जहां हमने आपको बताया था कि जो 21 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अब इलेक्शन का दिन आन पहुंचा है। स्कॉट मॉरिसन जो हैं उनको कहा जा रहा है कि अपने हरीफ की जानिब से सख्त मुकाबले का सामना हो सकता है। जो अहम मुद्दा रहा है पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया की मईशत रहा है। हमने आपको बताया था कि यहाँ जो शरह है महंगाई की वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो तकरीबन यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारी जगहों पर मुजाहरे भी किए जा रहे थे इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। अब ये बढ़ती महंगाई जो है इस इलेक्शन पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है जो आज होने जा रहा है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन का दिन आ गया।
आज होने वाले कौमी इंतखाबात में वोटिंग के लिए 1,70,00,000 अहल हैं। जो लोग इलेक्शन के दिन वोटिंग करने नहीं पहुंच सकते, उनके लिए अर्ली वोटिंग की सहूलत मुयस्सर रही। प्री पोलिंग के लिए लोगों की रिकॉर्ड तादाद ने इलेक्शन के दिन से पहले पोलिंग स्टेशनों का रुख किया। 6 हफ्तों की इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुल्क के 2 बड़े लीडर वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और हिज़्ब इख्तिलाफ लेबर पार्टी के एंथोनी अल्बानीज़ का महवर एक दूसरे को निशाना बनाना रहा, जबकि इस बार कई छोटी जमातें और आजाद उम्मीदवार बेहतर तौर पर इलेक्शन में नुमाइंदगी करते हुए नजर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कदामत पसंद लिबरल नेशनल पार्टी की इत्तेहाद से हुकूमत कायम है और एंथोनी अल्बानीज की शक्ल में इन्हें सख्त हरीफ का सामना है। मुल्क को इस वक्त कई मसाइल का सामना है, जिनमें बढ़ती महंगाई और मौसमियाती तब्दीलियां सर फहरिस्त हैं। रवां बरस इलेक्शन कैंपेन का महवर मईशत पर रहा। ऑस्ट्रेलिया में 2 तिहाई से मुआशी इस्तेहकाम रहा है, लेकिन हालिया बरसों में मुल्की मईशत पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन अपने 3 साला दौर इक़्तिदार में अपनी मुआशी पॉलिसियों की वजह से तनकीद की जद में रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में ऑस्ट्रेलिया में महंगाई 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों की कुव्वत खरीद इस वक्त कम होती जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए नवंबर 2010 के बाद रवां माह पहली बार शरह सूद बढ़ाई गई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि मईशत को ये सब नुकसानात कोरोना के 2 सालों के दौरान होने वाले मुआशी बदहाली की वजह से हैं, जिनको काबू करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन के लिए गुज़िश्ता रोज एक अच्छी खबर बेरोजगारी रिपोर्ट की सूरत में सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने इन आदाद-ओ-शुमार का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि उनकी हुकूमत का मुआशी प्लान काम कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई शहरी काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्की मईशत ने रवां माह 4,000 से ज्यादा फुल टाइम मुलाजिमतें पैदा की हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर खजाना के मुताबिक स्कॉट मॉरिसन के पास एक मुआशी मंसूबा है जो काम कर रहा है। यही वजह है कि मुल्क में बेरोजगारी कम और ऑस्ट्रेलियाई मईशत मजबूत है। माहिरीन का कहना है कि जहां एक तरफ आलमी मईशत को दरपेश मसाइल की वजह से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसमें कमी मुतासिर कुन है। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की लेबर मार्केट तवक्को से बेहतर नताइज दे रही है और ये वक्त उजरतों में इजाफे के लिए बेहतरीन है। हालिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान राय आमा के जायजों में एंथोनी अल्बानीज की लेबर पार्टी आगे रही, लेकिन मुहिम के आखिरी हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन की पार्टी की रेटिंग में बेहतरी आई है। 2019 के इलेक्शन से पहले भी एंथोनी अल्बानीज पब्लिक पोल्स में आगे थे, लेकिन इलेक्शन के दिन नताइज मुख्तलिफ नजर आए। लेबर पार्टी को खदशा है कि इस बार फिर से 2019 के इलेक्शन जैसी सूरत-ए-हाल का सामना न करना पड़ जाए। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में महंगाई को लेकर क्या सूरत हाल है, किस तरह से इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है और किस तरह से बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो स्कॉट मॉरिसन की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, मुआशी प्लान है, उसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बेरोज़गारी पर काबू पाया है, तो एक और जगह का हम रुख करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कनाडा की, जहाँ की मुआशी प्लान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इसलिए तनकीद की जा रही है क्योंकि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार यहाँ पर आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अफरात ज़र है कनाडा के अंदर वो 6.8% रही है और फरवरी में ये शरह जो है ये 6.7% थी। यहाँ बहुत सारी जो अफरात ज़र की वजह से पॉलिसी दबाव का शिकार रही है, ख़ास तौर पर पॉलिसी साज़ों के तवक्कुआत के मुताबिक उस तरह से प्लान नहीं की जा सकी चीज़ें जिस तरह से की जानी चाहिए थी, और उन्हीं को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कनाडा के अंदर जो खुराक की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। अब कनाडा की हुकूमत इस पर किस तरह से काबू पाने की कोशिश कर रही है, इत्तलात आ रही है कि यहाँ पर शरह सूद में इजाफा किया जा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफे की भी तवक्को की जा रही है। क्या शरह सूद में इजाफा इसको काबू कर सकेगा? यहाँ के आवाम जो है वो इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्यों यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वो जॉबलेस होते चले जा रहे हैं? क्या इसका भी सारे का सारा कसूरवार जो है वो कोविड-19 को ठहराया जाना चाहिए या फिर कैनेडियन हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ? पैकेज में रहे। कनाडा में महंगाई ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुल्क में अफराते ज़र की शरह 6.7% तक पहुंच गई। ये आदाद-ओ-शुमार माहिरीन इक्तिसादियात के लगाए गए अंदाजों से भी ज्यादा हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और खाने पीने की अशिया सबकी कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। खुराक की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9.7% इजाफा हुआ, जबकि सालाना शरह में 8.8 का इजाफा हुआ।
कोरोना वबा के बायस सप्लाई चेन मुतासर होने से गुज़िश्ता साल से मुसलसल मुल्क में महंगाई बढ़ती गई। दिसंबर साल 2021 में महंगाई की शरह 4.8% थी और जब मईशत अपने पैरों पर खड़ी होने लगी तो रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद आलमी सतह पर तेल के बहरान के बायस महंगाई में मजीद इजाफा होता गया। तेल की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में 40% तक इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि गैस की कीमतों में सालाना 22% इजाफा हुआ। किराए के घरों की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.5%, रियल एस्टेट की कीमतों में 17% से ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। कीमतें बढ़ने के बाद मुल्क में पिछले साल के दौरान फरोख्त होने वाले घरों की तादाद में 25.7% कमी हुई है। पिछले महीने बैंक ऑफ कनाडा ने 2022 की पहली छमाही में औसत महंगाई 5.7% तक रहने की पेशगोई की थी, जो कि गलत साबित हुई है। इस इजाफे ने बैंक ऑफ कनाडा की कारकर्दगी को चैलेंज कर दिया है और बैंक ऑफ कनाडा के सरबराह की इस मामले में सुस्त रवि पर कई सियासतदान उन्हें निशाना बना रहे हैं। कनाडा में 1992 से शरह सूद 2% तक महदूद थी, लेकिन रवां साल अप्रैल के महीने में पहली बार महंगाई को काबू में रखने के लिए इस शरह में 5% इजाफा किया गया था। अब माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत को दबाव से बचाने और महंगाई के जिन को काबू में रखने के लिए आइंदा हफ्तों में एक बार फिर से बैंक ऑफ कनाडा की जानिब से शरह सूद में इजाफा किए जाने का इम्कान है। माहिरीन मुआशियात ने रवां साल कनाडा में सालाना अफराते ज़र 7% तक पहुँचने की पेशगोई की है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई के असरात और अशिया की कीमतों में जल्द कमी आने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कीमतें कम होने के जल्द कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे ली गई है और कहा यह जा रहा है कि जल्द इसमें कमी हो सकती है। बहरहाल जी वादे वहीं पर हैं, ख़बरें जो भी आएंगी वो हम आपसे शेयर कर रहे होंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने के बाद दुनिया के मशहूर बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन के 5 जूते और एक कार्ड जल्द नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। नीलामी 1 से 14 जून तक अमेरिका के क्रिश्चियन नामी नीलाम घर में जारी रहेगी। नीलाम घर को 2 हफ्ते की नीलामी के दौरान माइकल जॉर्डन की अशिया से $4 मिलियन हासिल होने की तवक्को है। माइकल जॉर्डन ने 1990 की दिहाई में शिकागो बुल्स को 6 चैंपियनशिप जितवाई और इस नीलामी के लिए रखे गए स्नीकर्स में जॉर्डन का वो स्नीकर भी शामिल है जो उन्होंने 1998 में यूटा जॉज के खिलाफ NBA फाइनल्स में पहना था। नीलाम घर को तवक्को है कि जूते का ये जोड़ा $7 लाख से ज्यादा रकम में फरोख्त होगा। नीलाम घर को बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी की अशिया में मौजूद उनके दस्तखत शुदा तिजारती कार्ड से सबसे ज्यादा रकम हासिल होने की तवक्को है। मध्य प्रदेश के अजला खरगोन और सिंधवा की कशीदगी अभी थमी नहीं थी कि एक और जिला से फिरका वाराना कशीदगी की इतला मौसूल हो रही है। इस बार रियासत के नीम मच जिला में इंतहा पसंद हिंदुओं के मजार के बाहर बुत नस्ब करने की कोशिश पर हालात कशीदा हो गए। झड़पों के दौरान पत्थरों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स बरसा दिए, जबकि पुरतशद्दुद वाकयात में कई घरों और पास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फोर्सेज ने 9 अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और हालात काबू में रखने के लिए इलाके में कर्फ्यू भी नाफिजुल अमल है। अमरीकी शख्स ने 111 टी शर्ट पहनकर मैराथन में हिस्सा लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। रियासत उडाहो की मशहूर पोटैटो मैराथन दौड़ मुकम्मल करने के लिए 26 मील और 300 गज का फासला तय करना था। डेविड ने निस्फ फासला 100 से ज्यादा शर्ट पहनकर 3 घंटे से भी कम वक्त में तय किया। 40 पाउंड या 18 किलोग्राम इजाफी वजन के साथ भागना निहायत मुश्किल काम था, लेकिन डेविड ने हिम्मत ना हारी और निस्फ मैराथन मुकम्मल करके एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। डेविड रेशन पहले ही गिनीज बुक के 200 रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के फरोग के लिए इस मुहिम में हिस्सा लिया। थाईलैंड में बुद्ध मत के एक और मंदिर को 2,10,000 LEDs लाइटों से सजा दिया गया। ड्रोन फुटेज के जरिए मंदिर की खूबसूरती को देखा जा सकता है। ये खूबसूरत LED लाइट्स वेसक डे पर लगाई गई। ये दिन बुद्ध मत के सबसे अहम त्योहारों में से एक है और बुद्ध मत के बानी की पैदाइश और मौत दोनों का दिन माना जाता है। हर साल मई के महीने में पहला चांद पूरा होने पर मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह हर साल इस दिन थाईलैंड के इस मंदिर में बुद्ध मत के मानने वाले हजारों अफराद इस दिन को मनाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता साल से मजहब के पैरोकारों को त्यौहार में ऑनलाइन शिरकत की तरगीब दी जा रही थी। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में 70 लाख पुराने मगरमच्छ की बाकियात दरियाफ्त कर ली गई। मगरमच्छ को सेकाकोसोचोस कोडोवाई का नाम दिया गया है, जबकि मगरमच्छ के आबा और अजदाद की लंबाई 4 मीटर तक बताई जा रही है।
تحقیقات کرنے والی ٹیم نے دریافت کی ہے کہ مگرمچھ کے جبڑے اور کھوپڑی کی باقیات سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ جانور ممکنہ طور پر بحر اوقیانوس کو عبور کر کے جنوبی امریکہ کے ساحل تک پہنچا اور پھر پیرو میں آ کر آباد ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مگرمچھوں پر تحقیقات سے اس جانور کے ارتقاء کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔